दोस्तों, अगर किसी आदमी को 25 साल बाद जेल से रिहा किया जाए और उसे बोला जाए कि वो बेगुनाह है, तो आप बताइए ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा सिस्टम है जहां एक आदमी को बेगुनाह साबित करने में पूरे 25 साल लग गए? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज वक्त होता है। अब कौन उसका वो कीमती वक्त लौटाएगा? कौन लौटाएगा उसके वो 25 साल? जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी ये शानदार मूवी जिसका नाम है नांदी। इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसी ही शानदार मूवीज को डिफरेंट सिनेमा में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत एक कोर्ट से होती है जिसमें लिखा होता है कि चाहे 100 गुनहगार बच भी जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा कभी नहीं होनी चाहिए। पहले ही सीन में हमें 2015 तक के कुछ रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, जिसके मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 1400 जेल हैं, जहां 3.5 लाख के आसपास कैदी हैं। लेकिन उनमें से 68% यानी तकरीबन 2.5 लाख लोग दोषी और निर्दोष दोनों हैं। मतलब ये अंडर ट्रायल कैदी हैं जो कई सालों से बिना किसी वजह के जेल में सड़ रहे हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको बिना किसी वजह के झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया गया है, जिसमें एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के बारे में बताती है जिसे पुलिस ने बिना किसी वजह के जेल में डाल रखा है और वही बेटा इनका सहारा है। वहीं एक कम उम्र की लड़की को अपने छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए घिनौना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पिता को भी पुलिस ने बेवजह पकड़ रखा है। दरअसल ये सब राजगोपाल नाम का बड़ा लॉयर एक मिनिस्टर को दिखा रहा होता है कि आखिर हमारे देश की कैसी हालत है, जहां बिना किसी वजह के हजारों लोग जेल काट रहे हैं और उनके अपनों को इसके बदले बाहर जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। यहाँ ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए राजगोपाल सेक्शन 211 के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही वो ऐसे ही निर्दोष लोगों की एक फाइल बनाकर उस मिनिस्टर को सबमिट कर देता है। इसके बाद हम एक वैन में कुछ कैदियों को जेल जाते हुए देखते हैं, जिसमें से एक सूर्या नाम का कैदी भी होता है। जेल आकर वहाँ सभी से पूछताछ की जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सूर्या को 14 दिन की रिमांड पर यहाँ लाया गया है। अब पेपर पर साइन करवाने के बाद एक पुलिस वाला सूर्या को एक कोने में ले जाकर उसे सारे कपड़े उतारने को बोलता है और ऊपर हाथ करके नीचे बैठा देता है। अब यहीं से कहानी सीधा 5 साल बाद शिफ्ट होती है, जहां फिर से हम एक वैन में राधा नाम के कैदी को देखते हैं। राधा दरअसल एक बड़ा यूट्यूबर है जो अपने कारनामों की वजह से बार बार जेल आता रहता है। खैर, इस बार राधा को सूर्या की सेल में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ आकर राधा सूर्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्या उसे कोई जवाब नहीं देता। अब रात को जब सूर्या अकेले बैठकर खाना खा रहा था, तभी राधा उसके पास आकर बैठ जाता है और खाते वक्त अपनी प्लेट से 2 हिस्से अलग निकाल कर रख देता है। ये देखकर सूर्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो राधा से कुछ नहीं पूछता। फिर भी राधा उससे बोलता है कि ये सब मैं अपने माँ बाप के लिए करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा खाने से पहले उनको ऐसे ही याद करता हूँ। अब माँ और बाप का नाम सुनते ही सूर्या का दिमाग जैसे एकदम से खराब हो जाता है और वो अपना खाना फेंक कर वहाँ से वापस सेल में चला जाता है। यहाँ सूर्या अपने बचपन का एक सीन याद करता है, जहाँ उसके पिता ने शराब और सिगरेट इसलिए छोड़ दी थी जिससे वो पैसे बचाकर सूर्या को अच्छी एजुकेशन दे सकें। मतलब उसके पिता ने अपने बच्चे के लिए कभी ना छूटने वाली लत को भी एक झटके में छोड़ दिया था। अब सूर्या अचानक होश में आता है और घबराने लगता है, जिसे देखकर राधा उससे कहता है कि जैसे आग लगने पर पानी से उसे बुझाया जाता है, ऐसे ही मन की आग और दर्द को आंसू से बहाया जाता है। उन्हें बह जाने दो भाई और मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपने अंदर दबाए बैठे हो। उसकी ये बात सुनकर सूर्या राधा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद हमें सूर्या की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल सूर्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका संतोष नाम का एक बेस्ट फ्रेंड भी है। अपनी पहली सैलरी पर सूर्या अपने पिता के लिए एक अच्छी सी बोतल लेकर जाता है और खुद उनका पैक बनाता है। उसके पिता उसे रोकते हैं कि बेटा ये सब मैंने छोड़ दिया है। तो सूर्या कहता है वो आपने मेरे लिए किया था, आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने समय को एक बार फिर से जिएं। और इसी के साथ वो एक ओल्ड सॉन्ग प्ले करता है, जिसके बाद उसके पिता को अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं। यहाँ इस सीन से हमें मैसेज मिलता है कि माँ बाप अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और वहीं बदले में बच्चों को भी बड़ा आदमी बनने पर अपने माँ बाप को ना छोड़कर उन्हें उनकी खुशियों को लौटाना चाहिए। यही जीवन चक्र है, यही सत्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेटा या बेटी अपने पिता की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। खैर, वापस कहानी में आते हैं, जहाँ एक दिन सूर्या के पिता सूर्या को एक कैफे में मीनाक्षी नाम की लड़की से मिलने के लिए भेजते हैं।
अब सूर्या जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता के कहने पर वो वहाँ चला जाता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं और हंसी खुशी दोनों की शादी भी हो जाती है। तभी एक दिन अचानक राजगोपाल के मर्डर की खबर आती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब इतने बड़े लॉयर का मर्डर हुआ था तो ये न्यूज एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अखबार हो या न्यूज चैनल, सब जगह यही खबर चलती रहती है। राजगोपाल की खबर सुनकर होम मिनिस्टर नागेंद्र भी वहां आता है और पूरी मीडिया के सामने सीआई किशोर से 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व करने को बोलता है। उधर शादी के बाद सूर्या अपनी बीबी मीनाक्षी और दोस्त संतोष के साथ एक आदमी के पास जाता है और उससे 10 लाख रुपए उधार लेता है, क्योंकि उसे एक फ्लैट खरीदना था। अब सूर्या की मार्केट वैल्यू काफी अच्छी थी, इसलिए वो आदमी कुछ समय के लिए सूर्या को पैसे दे देता है। उधर 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कातिलों का कोई अता पता नहीं था, इसलिए न्यूज में दूसरी पार्टी का आदमी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाने लगता है। किशोर को भी इस केस को सॉल्व करने का ऊपर से काफी प्रेशर आने लगता है और तभी उसे एक छोटा सा क्लू मिलता है, जिसके बाद वो सूर्या को रास्ते से उठा लेता है, जहाँ उसकी बीबी रोते हुए ये सब देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। थाने लाकर किशोर सूर्या को कुछ फुटेज दिखाता है और पूछता है कि बताओ, तुम राजगोपाल को क्यों फॉलो कर रहे थे, तुमने उसे क्यों मारा। फुटेज देखकर सूर्या कहता है कि सर, पहली फुटेज में मैं रिपोर्ट लेने गया था और दूसरी में सिग्नल पर उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था और तीसरी फुटेज में रात को मैं अपनी माँ की उन्हीं रिपोर्ट्स को हॉस्पिटल दिखाने गया था। इन तीनों जगह पर मेरा और उनका होना बस एक इत्तेफाक है और मैंने उनको नहीं मारा, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं सर। लेकिन किशोर उसकी एक नहीं सुनता और अपने साथियों से कहता है कि अंदर ले जाकर इससे सच उगलवाओ। इसके बाद किशोर को सूर्या के बैग में 10 लाख रुपए का चेक मिलता है। हालांकि वो चेक वही था जिससे उसने आज एक फ्लैट खरीदा था। उधर सूर्या के बारे में पता चलते ही उसके घर वाले वहां आ जाते हैं, तो किशोर के कहने पर हवलदार उनसे कहता है कि सबके सब चुपचाप घर वापस चले जाओ, FIR हो चुकी है, अब सीधा कोर्ट में मिलना। खैर, सीन यहाँ से सीधा कोर्ट में जाता है। अब क्योंकि राजगोपाल खुद एक बड़ा वकील था, तो सूर्या को डिफेंस में कोई लॉयर नहीं मिल पाता। अब कोर्ट में लॉयर चेक दिखाते हुए कहता है कि सूर्या ने हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी। साथ ही वो उन फुटेजेस को भी दिखाता है। सब कुछ देखने के बाद जज सूर्या के लिए एक वकील अपॉइंट करने को कहती है और उसे 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज देती है। सूर्या चिल्लाता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन जज उसकी एक नहीं सुनती। बाहर सूर्या के पिता मीडिया वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो, वो बेगुनाह है। उधर किशोर सूर्या को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। एक लाठी टूटने पर दूसरी, दूसरी टूटने पर तीसरी, बस उसे मारता ही रहता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। वहीं सूर्या के माता पिता अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को घर के अंदर बंद करके सभी से कहते हैं कि जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता हम बाहर नहीं आएंगे, और अगर कोई अंदर आया तो हम खुद को आग लगा लेंगे। यहाँ किशोर सूर्या को उठाकर उससे एक पेपर पर साइन लेने लगता है, लेकिन सूर्या उस पेपर को फाड़कर फेंक देता है और कहता है कि हिम्मत है तो असली कातिल को पकड़कर उसके साइन कराकर दिखा। उधर सूर्या के माता पिता को ऐसे देखकर वहाँ कॉलोनी वाले भी धरना देने लगते हैं और मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। इस खबर को देखकर किशोर का माथा खराब होने लगता है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाकर झूठे एविडेंस तैयार करवाता है और अगली सुनवाई में जज के सामने उन्हीं को पेश करता है। लेकिन तब तक सूर्या को भी एक वकील मिल जाता है जो जज से कहता है कि मुझे इस केस को समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इसके बाद जज साहिबा सूर्या को 14 दिन की रिमांड पर भेज देती है और उसी के अगले दिन सूर्या को पता चलता है कि उसके माँ बाप ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूर्या दोनों की जलती हुई चिताओं को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और वो पल याद करने लगता है जब वो घर में पहली बार एसी लेकर आया था। तब उसके पिता ने कहा था कि बेटा हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब सूर्या ने बोला कि पापा गर्मियां आने वाली हैं, मैं तो ऑफिस में एसी की ठंडी हवा खा लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को घर में जलना पड़ता है। अब से आपको गर्मी कभी नहीं छुएगी। और आज वो दिन है जहाँ दोनों ने एक साथ उसी गर्म आग में अपनी जान दे दी। दोस्तों ये सीन काफी इमोशनल है। खैर इसके बाद सूर्या को वैन में बैठाकर उसी जेल में ले जाया जाता है जहाँ वो अभी है। यही वो सीन था जो हमने शुरू में देखा था। यहाँ आने के बाद सूर्या ने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की ताकि वो किशोर को मार सके, लेकिन वो दोनों बार पकड़ा गया और इसी वजह से उस पर एक केस और दर्ज हो गया। वहीं कोर्ट में एक दिन वो आदमी आता है जिसने सूर्या को 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो यहाँ आकर अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि मैंने सूर्या को कोई पैसा नहीं दिया। साथ ही यहाँ हम चंद्रया नाम के एक और आदमी को देखते हैं जो कोर्ट में कहता है कि मैंने सूर्या को उस रात राजगोपाल को मारते हुए देखा था। यानी ये इस केस का एक लौता आई विटनेस था। और इसी तरह सूर्या को जेल में पूरा 1 साल बीत जाता है। तभी एक दिन संतोष, मीनाक्षी और मीनाक्षी के पिता जेल में सूर्या से मिलने आते हैं। यहाँ मीनाक्षी का पिता सूर्या से कहता है कि हमें नहीं पता कि तुम कब बाहर आओगे,
तुम्हारे बारे में पता होने के बाद भी एक अच्छे घर का लड़का मीनाक्षी से शादी करने को तैयार है। ये सुनकर सूर्या मीनाक्षी से शादी करने को बोल देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब आऊंगा और आऊंगा भी या नहीं, तुम ये शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। साथ ही वो संतोष से कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने यहाँ नहीं आओगे। अगर किशोर ने तुमको यहाँ देख लिया तो वो तुमको भी फंसा देगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ नहीं आओगे। अगर मैं जेल से रिहा हो गया तो मुझे लेने आना, और अगर नहीं तो मेरी लाश लेने आना। ऐसा कहकर वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेला है। ना उसके माँ बाप हैं, ना उसकी बीवी और ना दोस्त। उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बिना कोई जुर्म किए वो बस सजा काटे जा रहा है, और ऐसे ही जेल में उसे आज पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। अपनी यही दुख भरी कहानी सूर्या राधा को सुना रहा था। तभी एक दिन अचानक अध्या नाम की एक लड़की सूर्या से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और तुम्हारे केस को पिछले 6 महीने से पढ़ रही हूँ। मैं तुमको जल्द से जल्द यहाँ से रिहा कराना चाहती हूँ। सूर्या ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे अब कोई इंसाफ नहीं चाहिए। मैं जिस दिन भी यहाँ से निकलूंगा उस दिन किशोर को जान से मार दूंगा। तब अध्या सूर्या को समझाते हुए कहती है कि ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर बदला लेना है तो तरीके से लो। तुम्हारे जैसे कैदियों के लिए हमारे सिस्टम में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 211। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी निर्दोष आदमी को सजा मिलती है तो उसके वापस आने पर उतनी ही सजा उसे काटनी होगी जिसने उसे अंदर किया है। यही इस सेक्शन की पावर है। उसकी ये बात सुनकर सूर्या बेल पेपर पर साइन कर देता है। अब अगले दिन जब अध्या सूर्या को लेने आती है तब वो देखती है कि वहाँ सूर्या की बाकी कैदियों के साथ मारपीट हो रही है। राधा उसे बार बार बोल रहा था कि भाई छोड़ दो उन्हें, आज तुम रिहा होने वाले हो। तभी वहाँ खड़ा कांस्टेबल कहता है कि बेचारा 5 साल बाद आज बाहर जा रहा था, लगता है इसकी तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। तभी अध्या कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि राधा रिहा हो चुका है और वो सीधा अध्या के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अध्या ने ही राधा को सूर्या पर नजर रखने के लिए जेल भेजा था। साथ ही उसने राधा को एक कैमरा भी दिया था। यहाँ वो राधा से कहती है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसे तुम सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। दरअसल इस क्लिप में जब राधा सूर्या को बेल मिलने की बधाई देने जाता है तभी वहाँ 2-3 कैदी आकर खुद को जख्मी करके सूर्या पर सारा इल्जाम डाल देते हैं और बाहर आकर उसे मारने लगते हैं। अब सूर्या भी अपने बचाव में उनको मारने लगता है। अब यही वीडियो न्यूज चैनल वालों को मिल जाती है तो वो सभी उस जेल की धज्जियां उड़ाने में लग जाते हैं। दरअसल उसी जेल के जेलर ने ये सब करवाया था ताकि सूर्या जेल से बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो भी किशोर के साथ मिला हुआ था। इस सब के बाद कमेटी मेंबर सूर्या के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं और इसी के साथ सूर्या का केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाता है, जिसके बाद अगले ही दिन अब कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां अध्या सूर्या को डिफेंस करते हुए कहती है कि जज साहब, किशोर ने सूर्या पर इल्जाम लगाया था कि उसने 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी, लेकिन पूरे 5 साल होने के बाद भी आज तक वो सुपारी देने वाला क्यों नहीं पकड़ा गया। इसके अलावा एविडेंस के तौर पर किशोर ने जो शर्ट सबमिट किया था उसका साइज एक्सएल है, जबकि सूर्या का शर्ट का साइज एल है। और इस वीडियो में देखिए जहाँ सूर्या ने कोई और शर्ट पहनी है, तो क्या खून करने के लिए सूर्या ने अपनी शर्ट चेंज की? इस सब को सुनते ही किशोर और उसके लॉयर के पसीने छूटने लगते हैं। तभी अध्या जज से कहती है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजगोपाल के शरीर में चाकू 9 इंच तक गया था, जबकि ये देखिए सूर्या का एक्सरे, इसमें साफ दिख रहा है कि सूर्या ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन में ही चोट लगने की वजह से उसके अंगूठे की ग्रिप चली गई थी। इसलिए वो जब भी साइन करता है तो सिर्फ उंगलियों से उस पेन को पकड़ता है। अब आप ही बताइए, जो आदमी एक पेन तक नहीं पकड़ सकता वो चाकू कैसे किसी के अंदर 9 इंच तक स्टेप कर सकता है। अब अध्या सबसे बड़े गवाह चंद्रया को बुलाती है, जिसका दावा था कि उसने सूर्या को ये खून करते हुए देखा है। वो चंद्रया से पूछती है कि क्या आप हमेशा चश्मा पहनते हैं? वो कहता है कि मुझे इसके बिना देखने में काफी दिक्कत होती है। इसके बाद अध्या जज को बताती है कि मर्डर वाले दिन चंद्रया धरने पर बैठा था और वहीं इनका चश्मा टूट गया। वहाँ पुलिस ने इनको 5 बजे छोड़ा, जिसके बाद ये नया चश्मा बनवाने गए, जो इनके पास 3 दिन बाद आया। तो आप ही बताइए, बिना चश्मे के इन्होंने सूर्या को कैसे पहचान लिया? दरअसल अध्या पहले ही चंद्रया के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा चुकी थी। अब इन सब बातों को सुनने के बाद जज 4 दिन बाद फैसला सुनाने को बोलते हैं और 4 दिन बाद फाइनली सूर्या को रिहा कर दिया जाता है। रिहा होकर सूर्या सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और फिर घर जाकर अपने जले हुए माँ बाप को इमेजिन करके रोने लगता है। फिर बाद में वो मीनाक्षी से मिलने जाता है, जिसके पास अभी एक बच्चा था। ये देखकर सूर्या वहाँ से चुपचाप निकल आता है। अब वो राजगोपाल के घर पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अध्या राजगोपाल की ही बेटी है और उसे पहले से ही शक था कि ये खून सूर्या ने नहीं किया।
इसीलिए उसने ये सब किया ताकि वो सेक्शन 211 का यूज करके असली मुजरिमों को अंदर करवा सके। यहाँ सूर्या देखता है कि अध्या किशोर के खिलाफ सेक्शन 211 की प्रिपरेशन करने में लगी हुई है। वो सूर्या से कहती है कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, लेकिन सबसे पहले हमें उस चंद्रया को देखना होगा, क्योंकि वही है इस केस का सबसे बड़ा सबूत। इसके बाद सूर्या चंद्रया को उठा लेता है और उसे खूब सारी शराब पिलाता है, क्योंकि उसे पता था कि शराब चंद्रया की कमजोरी है। शराब पीने के बाद चंद्रया एक एक करके सभी पत्ते खोलना शुरू कर देता है। दरअसल चंद्रया खुद किशोर के साथ पिछले 10 साल से काम कर रहा है। तभी एक दिन किशोर उसे अपने पास बुलाता है और उसी के सामने 2 लोगों को कुछ पैसे देकर राजगोपाल की सुपारी देता है और कहता है कि काम होते ही तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना। अगली सुबह शिवराम नाम का पॉलिटिशियन शांति से धरने पर बैठा हुआ था, तो किशोर चंद्रया से कहता है कि तुम वहां जाकर उसमें हंगामा खड़ा करो। तो चंद्रया ऐसा ही करता है। वो शांति से चल रहे धरने में जाकर वहां पत्थर फेंकने लगता है, जिसमें पुलिस लाठीचार्ज पर उतर आती है। और इसी सब में चंद्रया का चश्मा टूट गया था, जो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। अब उसी रात वो दोनों आदमी मिलकर राजगोपाल का खून कर देते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 2 दिन बाद जब चंद्रया की उनसे मुलाकात होती है, तो शराब के नशे में चंद्रया उन दोनों को भी सारा सच बता देता है कि तुमने जिसको मारा है वो बहुत बड़ी हस्ती है और कुछ दिनों बाद किशोर तुम दोनों को भी मारने वाला है। अब चंद्रया की बात सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी किशोर उन दोनों को ढूंढकर उन्हें शूट कर देता है। खैर, पूरी बात सुनने के बाद सूर्या चंद्रया से बोलता है कि एक दिन किशोर तुमको भी इसी तरह खत्म कर देगा। न जाने कितने बेगुनाह लोग जेल में किशोर जैसे लोगों की वजह से सड़ रहे हैं। एक बार तो सच बोलकर देखो, तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर चंद्रया कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं किशोर भी इस सब को लेकर काफी परेशान था, इसीलिए वो एक लॉयर के पास जाता है, जो उससे कहता है कि इस केस की सबसे बड़ी जड़ चंद्रया है, इसीलिए पहले उससे डील करना होगा। अब अगले दिन कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है, जहां अध्या जज से चंद्रया को बुलाने की परमिशन मांगती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी चंद्रया वहां नहीं आता, जिसके बाद जज अध्या को 4 दिन की और मोहलत दे देता है। तभी बाहर आकर किशोर और सूर्या का आमना सामना होता है, जहां किशोर बोलता है कि चंद्रया को मैंने ही उठाया है, तुझसे जो बनता है कर ले, पर तू बचेगा नहीं। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ मैसेजेस आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि चंद्रया को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि नागेंद्र है, जो 5 साल पहले होम मिनिस्टर था और उसी ने राजगोपाल की हत्या कराकर सूर्या को इस केस में फंसाया था। वहीं रात को न्यूज में चंद्रया की मौत की खबर आती है। खैर, ये तो होना ही था। इस खबर को देखकर सूर्या कहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो किशोर को राजगोपाल सर को मरवाना पड़ा। इसी को जानने के लिए अब ये सभी 5 साल पुराना डेटा खंगालने लगते हैं और यहाँ हमें सारी कहानी पता चलती है। दरअसल 5 साल पहले जब नागेंद्र होम मिनिस्टर था, तब उसने जमीनों में कुछ घोटाला किया था। तभी दूसरी पार्टी का शिवराम नाम का पॉलिटिशियन न्यूज में जाकर नागेंद्र के खिलाफ बोलने लगा। अब ये न्यूज दिन पर दिन नागेंद्र की टेंशन बढ़ाती जा रही थी और इस न्यूज को दबाने के लिए उसे एक और बड़ी न्यूज चाहिए थी, जो थी राजगोपाल की मौत। तो इसी वजह से उसने किशोर के साथ मिलकर राजगोपाल का कत्ल करवाया, जिससे उसके स्कैम का सच बाहर ना आ सके, और हुआ भी ऐसा ही था। खैर, अब प्रेजेंट में 4 दिन बाद जब कोर्ट में सुनवाई होती है, यहाँ अध्या किशोर से पूछती है कि आप बचपन से अमीर हैं या बाद में हुए हैं। वो कहता है मैं बचपन से ही रिच था। तब अध्या कहती है कि अगर आप बचपन से ही रिच थे तो आपको और आपकी फैमिली को उन जमीनों को लेने की क्या जरूरत पड़ी जो होम मिनिस्टर जी ने गरीबों को बांटी थी। ये कहकर वो जज के सामने उन जमीन के डॉक्यूमेंट्स को दिखाने लगती है जो किशोर और उसकी फैमिली के नाम पर की गई थी। इसके अलावा वो एक कागज और देती है, जिसके अकॉर्डिंग नागेंद्र हर महीने किशोर की वाइफ को पैसे भेज रहा था। वो किशोर से इन पैसों के बारे में पूछती है, लेकिन किशोर मूर्ति बनकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद वो जज से कहती है कि ये सब नागेंद्र और किशोर का किया धरा है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि किशोर और नागेंद्र की बीच जो कुछ भी फिलहाल बातचीत हुई है उसका डेटा मंगवाया जाए। अब जज इसकी परमिशन दे देता है और डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ दिन का टाइम भी दे देता है। यहाँ नागेंद्र, किशोर और उनका वकील मिलकर इससे बचने का रास्ता निकालने लगते हैं। तब उनका वकील कहता है कि इससे बचने का अब बस एक ही तरीका है कि अध्या खुद इस केस को वापस ले ले। इसके बाद नागेंद्र अध्या को अपने पास बुलाकर इस केस को वापस लेने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती और वापस जाने लगती है। तभी अध्या के सामने अचानक सूर्या उल्टा लटका हुआ आता है, जो बुरी तरह से लहूलुहान हो रहा था। नागेंद्र ने धोखे से सूर्या को वहाँ बुलाकर उसको बुरी तरह से मारा था। यहाँ नागेंद्र कहता है कि अध्या अब तो केस वापस ले लोगी ना।
अद्या वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे वापस आ जाती है और सुबह जब वो ये सब संतोष को बताती है तो वो कहता है, मैडम ये केस वापस ले लो, मेरे दोस्त को बचा लो, वो लोग उसे मार देंगे, प्लीज इसे वापस ले लो। यहाँ वो संतोष को सूर्या की कही बात बताती है कि आजादी के लिए कुछ लोगों का सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है। सूर्या सिर्फ इंसाफ चाहता है ताकि उसी के जैसे बाकी लोगों को भी इंसाफ मिल सके। तभी अचानक सूर्या खून से लथपथ हालत में नागेंद्र और उसके आदमियों से बचते हुए कोर्ट आता है और जज से कहता है कि सर कुछ भी करके बस मुझ जैसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तब तक यहाँ वो डेटा भी आ जाता है जिसमें ये बात साफ हो जाती है कि राजगोपाल को मारने में किशोर और नागेंद्र का ही हाथ था। इसके बाद जज उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है और फाइनली सूर्या को इंसाफ मिल जाता है। यहाँ मूवी के अंत में हम एक और कोट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि जीत हासिल करने के लिए हमेशा पहले लड़ाई लड़नी पड़ती है और वही लड़ाई एक कदम से शुरू होती है जो हमारी जीत का आरंभ है। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ इस शानदार मूवी का होता है दी एंड। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें और हॉलीवुड मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।